एवरीवन, माय नेम इज़ सीएमए पंक्ति मैनी। वेलकम बैक टू सीएमए मॉड्यूल्स। आज हम जो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं वो स्टडी नोट नंबर 2 डिसीजन मेकिंग टूल्स पे बना रहे हैं, जो कि पेपर नंबर 10 से है। ये स्टडी नोट में हम बहुत सारे डिसीजंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि मेक और बाय डिसीजंस, एक्सपोर्ट करना चाहिए मुझे या नहीं करना चाहिए, डोमेस्टिक मार्केट में ही रहूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए या एक ही प्रोडक्ट बनाऊँ, सेलिंग प्राइस क्या फ़िक्स करनी चाहिए, कॉस्ट मेरा क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा। बहुत सारे डिसीजंस ये चैप्टर में कवर किए गए हैं। ये सारे डिसीजंस को लेने के लिए एक ही सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसीजन लेने के लिए। फिक्स्ड कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट डिसीजन मेकिंग के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर किया जाता है। तो इस चैप्टर में देयर आर टोटल 18 सम्स। हम 1 to 7 क्वेश्चंस ये चैप्टर में कवर कर रहे हैं एंड बैलेंस क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ब्रेक इवन एनालिसिस पे है। ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए द फॉर्मूला इज़ फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज़ माय फॉर्मूला। ABC Limited sold 2,75,000 units of its product at 37.50 per unit। तो 2,75,000 यूनिट्स सेल किए हैं और एक यूनिट का प्राइस है 37.50 सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट दिया है 17.50। वेरिएबल कॉस्ट का ब्रेकअप दिया है मुझे। फिक्स कॉस्ट दिया है 35 lakhs थ्रू आउट द ईयर हो रहा है और उसका मुझे ब्रैकेट में ब्रेकअप दिया है। देर इज़ नो बिगनिंग और एंडिंग इन्वेंट्रीज, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। एस्टिमेट ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्वांटिटी एंड कैश ब्रेकअप, कैश ब्रेक इवन सेल लेवल क्वांटिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे। एक तो मुझे सिंपल ब्रेक इवन सेल्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैश ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। कैश ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला ऊपर दिया है, कैश फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब मेरा जो ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी का फॉर्मूला है उसी में सेम वो ही रहेगा, बस यहाँ पे मुझे जो फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कैश में इनकर की है वो मुझे कंसिडर करना है। ठीक है, आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरा, मैं पहले ब्रेक इवन सेल्स इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी निकाल लेती हूँ। तो मेरा जो फिक्स्ड कॉस्ट है 35 lakhs, दैट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे कैसे मिलेगा? माय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हम ये चैप्टर में जो भी सम्स करेंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने बना लिया है, विच इज़ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स minus variable cost, that will give me contribution, and contribution less fixed cost will give me profit. So ideally यहाँ से ये इतना पार्ट जो है मेरा, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। सो राइट नाउ अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना हो ये क्वेश्चन के लिए, तो 37.50 मेरा सेलिंग प्राइस है एंड 17.50 इज़ माई वेरिएबल कॉस्ट। So 37.50 minus 17.50 will give me 20 rupees as my contribution. So fixed cost upon 20 rupees contribution margin per unit, that will give me 1,75,000 units as my break even sales quantity. What is break even? Break even एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे प्रॉफिट भी अर्न नहीं हो रहा है और लॉस भी इनकर नहीं हो रहा है, मैं ज़ीरो लेवल पे हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इज़ नथिंग बट लेवल वेयर माई कंपनी, माई फर्म इज़ नीदर अर्निंग प्रॉफिट नॉर लॉसेस। सो अगर मैंने 1,75,000 यूनिट सेल किए तो मेरा फर्म प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रहा है और लॉस भी अर्न नहीं कर रहा है। सेम वे मैंने कैश ब्रेक इवन निकाला, बस यहाँ पे जो कैश में मैंने फिक्स कॉस्ट डाला है, तो मैंने क्या किया,
15 लाख जो है डिप्रिसिएशन टूवर्ड्स डिप्रिसिएशन विच आई हैव पेड, नॉन कैश आइटम निकाल दिया है, सिर्फ कैश आइटम रखा है. सो कैश फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, सो 20 लाख डिवाइडेड बाई 20 दैट इज गिविंग मी 1 लाख यूनिट्स. सो अगर कैश ब्रेक इवन सेल्स निकालना है तो 1 लाख यूनिट्स अगर हुआ तो मेरा कैश ब्रेक इवन हो जाएगा. एंड ब्रेक इवन क्वांटिटी निकालना है तो 1,75,000 यूनिट्स इज माई ब्रेक इवन क्वांटिटी. Formula is fixed cost upon contribution per unit. Fixed cost upon contribution per unit. Let's go to second question. सेकेंड क्वेश्चन जो है वो कौन सा मुझे प्रोडक्ट या कौन सा मुझे सेल्स सेलेक्ट करना चाहिए उसके बारे में है. मतलब मुझे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट दिया है और एक से ज़्यादा सेल्स का इन्फॉर्मेशन दिया है. सो दे हैव गिवन मी इन्फॉर्मेशन एज एन प्रोडक्ट मिक्स. एक से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट का डिटेल्स दिया है, प्रोडक्ट मिक्स का इन्फॉर्मेशन दिया है. तो मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, जो प्रोडक्ट मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वो सेलेक्ट करना चाहिए. सो इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट कंसर्न देयर में अराइज अ प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सूटेबल और प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स, दैट इज determination of the ratio in which various products are produced and sold. For the purpose of determining profitable sales mix, amount of contribution available under each alternative of sales mix is to be considered. तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मुझे लेना है वो मैं कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया और कंट्रीब्यूशन वहाँ पे भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ. जो कंट्रीब्यूशन जो प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल है और वो प्रोडक्ट या फिर वो सेल्स मिक्स में सिलेक्ट कर लूँगी. तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2. पंकज लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है मुझे, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड्स. मतलब ये मेरे मार्जिनल कॉस्ट हो गए, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया, मैक्सिमम कैपेसिटी दिया है. सो मुझे क्या करना है यहाँ पे, शो द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट ए एंड बी एंड रिकमेंड विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स मिक्स शुड बी अडॉप्टेड. तो मुझे पहले तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर रेट निकालना है एंड आफ्टर दैट यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे जो डिटेल्स दिया है, सेल्स का डिटेल्स दिया है एंड वेरिएबल कॉस्ट का डिटेल्स दिया है, तो वो मैं नोट कर लेती हूँ. तो मैंने मेरे जो वेरिएबल कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये मैंने एज इट इज़ ऊपर क्वेश्चन से ले लिया. मार्जिनल कॉस्ट का टोटल आ गया 40 रुपीज़. सेलिंग प्राइस 60 इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन. डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड मार्जिनल कॉस्ट विल गिव मी 60 minus 40 will give me 20 rupees. So 20 rupees is my contribution for product A. Same way सारा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से लेके मुझे 45 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा प्रोडक्ट बी के लिए. सो नाउ आई एम सपोज टू कैलकुलेट. अगर ये मैं देखूँ प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर मी. द रीज़न इज़ प्रोडक्ट बी मुझे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न करके दे रहा है. अभी यहाँ पे मुझे और भी क्वेश्चन सब क्वेश्चंस दिए, जैसे कि 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी. सो व्हाट आई एम सपोज टू डू इज़, ये जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आया वो मुझे मेरे यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, टोटल वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है. So contribution is 20 rupees for product A and 300 units. So 6,000 rupees is contribution for product A and 27,000 rupees is the contribution for product B. Fine. So total contribution अगर मैंने किया उसमें से fixed cost निकाल दिया तो मुझे 23,000 का profit आ रहा है. तो अगर मैंने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया जो कि है 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 600 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, तो मुझे 23,000 का प्रॉफिट मिलेगा. आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड 450 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी. तो सेकेंड क्वेश्चन पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मैंने मेरा जो कंट्रीब्यूशन है 20 और 45 उसके साथ मैंने 450 यूनिट्स मल्टीप्लाई कर दिया है एंड आफ्टर सबट्रैक्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स आई एम गेटिंग 19,250 एज माई प्रॉफिट. Then comes my third option, that is 600 units of product A and 300 units of product B. If I multiply with my contribution, I'm getting 15,500 as my profit. तो अगर आप ये सारे ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन A, B और C, तो आपको 23,000 प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है जो कि है ऑप्शन ए में.
units 300 of A and 600 of B. तो ऑप्शन A is more profitable, so I will select option A. ठीक है. Now coming to question number 3. ये question number 3 जो है वो limiting factor के बारे में है. तो what is limiting factor? Limiting factor also known as key factor. Please highlight this as important. Fill in the blanks में पूछ सकते हैं. Limiting factor also known as key factor is a factor which limits production or sales and thus prevents manufacturing concern from earning unlimited profits. Limiting factors or key factors may be shortage of raw material, shortage of skilled labor and machine capacity. So what is limiting factor or what is key factor? Limiting factor या key factor ऐसा है जो मुझे limit कर रहा है मेरा प्रॉफिट, मतलब अनलिमिटेड प्रॉफिट मैं अर्न कर सकती थी, बट लेबर आवर्स अगर मेरा लिमिटिंग फैक्टर है वो शॉर्ट पड़ गए, इसलिए मैं प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं कर पाई, तो वो मेरा लिमिटिंग फैक्टर हो गया. सो लिमिटिंग फैक्टर और की फैक्टर मे बी शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर आवर्स, मशीन कैपेसिटी, मार्केट फॉर सेल्स एक्सेट्रा. In case of existence of key factor, a problem may arise as to which product should be pushed more in order to maximize profit. Limiting factor, वो जो मेरा factor है limiting, suppose labor hour मेरे लिए limiting factor है, तो वो तो जितना है उतना ही है. उसमें मुझे 2 प्रोडक्ट्स बनाने, सपोज 8000 लेबर आवर्स है तो उसमें मुझे 2 प्रोडक्ट बनाने. जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा मैं उसको ही बनाऊंगी, जो कम प्रॉफिटेबल होगा उसको मैं सेकेंड प्रायोरिटी दूंगी. वही यहाँ पे बताया है. नेक्स्ट ये सॉल्व कैसे करते हैं सम, तो कंट्रीब्यूशन जो आपको मिलेगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर. ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. इन अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स द लिमिटिंग फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन शो विच प्रोडक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल. तो यहाँ पे मुझे 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दिया है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी. मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स. ओवरहेड्स में भी फिक्स्ड ओवरहेड्स का डिटेल्स दिया है एंड वेरिएबल ओवरहेड्स का डिटेल्स दिया है. टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दिया है फॉर 1 पर्टिकुलर मंथ. मैक्सिमम कैपेसिटी 4800 आवर्स है पर मंथ. तो अभी मुझे यहाँ पे मेरा कंट्रीब्यूशन निकालना है और वो कंट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करना है. तो मुझे सारा वेरिएबल कॉस्ट दिया है, क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ तो वेरिएबल कॉस्ट दिया है और मुझे सेलिंग प्राइस का डिटेल्स दिया है. वेरिएबल कॉस्ट दिया है और सेलिंग प्राइस का डिटेल्स दिया है. तो ये जो मुझे दिया है उसमें मैंने क्या कर दिया, कंट्रीब्यूशन निकाल दिया. मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स उसको टोटल किया, सेलिंग प्राइस से माइनस किया, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया. कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद मेरा लेबर आर यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर है. तो लेबर आर कितना है, लेबर आर दिया है 6 आवर्स दिए, क्वेश्चन में दिए 6 आवर्स एंड 3 आवर्स. 6 आवर्स आर फॉर लेब प्रोडक्ट ए एंड 3 आवर्स आर फॉर प्रोडक्ट बी. तो ये जो मुझे 6 आवर्स दिए हैं वो 6 आवर्स मेरा लिमिटिंग फैक्टर है. तो मैं 4.50 मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगी तो मुझे 0.75 फॉर प्रोडक्ट ए मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन एंड फॉर प्रोडक्ट बी इट विल बी कंट्रीब्यूशन विल बी ₹1 पर आवर. तो कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बी का ज़्यादा है, सो कंसिडरिंग लिमिटिंग फैक्टर आई विल सेलेक्ट प्रोडक्ट बी. सो प्रोडक्ट बी इज़ मोर प्रॉफिटेबल एज इट गिव्स हायर कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर. ठीक है, अभी हमें अगर आप आगे देखेंगे तो क्वेश्चन में बताया है कि 4800 आवर्स है पर मंथ के लिए और कौन सा अभी सेलेक्ट करना चाहिए वो बताइए और उसका प्रूफ भी दीजिए हमें. ठीक है, तो 4800 आवर्स दोनों प्रोडक्ट के लिए है, ए और बी दोनों प्रोडक्ट के लिए है. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोडक्ट ए में कितना लगता है 6 आवर्स और प्रोडक्ट बी में 3 आवर्स. तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको कितना 800 यूनिट्स प्रोडक्ट ए के मिलते हैं और 1600 यूनिट्स प्रोडक्ट बी के मिलते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया, आपका ये जो यूनिट्स हो गया, फिर ये यूनिट्स के हेल्प से और जो क्वेश्चन दिया उसके हेल्प से मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकाला है. So I'm getting 11,200 as sales for product A and 17,600 for product B. So again my product B is more profitable, so I'll be selecting product B. Now the next question is make or buy decision. Next topic is make or buy decision.
तो मेक और बाई डिसीजन इज मेरा फैक्ट्री में मैं इन हाउस ही बना लूँ, वो मुझे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, या बाहर से मैं अगर लेके आऊँ तो वो मुझे ज़्यादा बेटर होगा। ये मुझे कैलकुलेशंस करके यहाँ पे मैनेजमेंट को बताना है कि क्या मेरे लिए बेटर है, क्या कॉस्ट इफेक्टिव है। सो समटाइम्स अ मैन्युफैक्चरर हैज़ टू डिसाइड एज टू वेदर अ सर्टन कंपोनेंट और स्पेयर पार्ट्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्री or bought from the market. In taking such a make or buy decision, the marginal cost of the component or spare part should be compared with the market price. If the marginal cost is lower than the market price, the component or spare parts should be manufactured in the factory itself. However, the manufacturer must take into consideration any increase in fixed cost or any limiting factor. तो मैन्युफैक्चरर को देखना है कि मैं मार्केट में बनाऊँ, मैं फैक्ट्री में बनाऊँ या मैं बाहर से परचेज कर लूँ। तो वो बनाने के टाइम उसको सब देखना है, लिमिटिंग फैक्टर को भी कंसिडर करना है, एंड अदर जो भी पॉइंट्स है वो भी उसको कंसिडर करके फिर उसका कॉस्ट पे अराइव होना है। और मार्केट प्राइस जो है वो तो उसके सामने एक क्लियर फिगर ही है, तो वो कैसे इस पर डिसाइड करेगा, जो भी उसको कम है, कॉस्ट बेनिफिट है, वो उसको सिलेक्ट करेगा। तो क्वेश्चन 4 मेक और बाई डिसीजन के रिलेटेड है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फाइंड्स दैट वाइल इट कॉस्ट ₹6.25 ईच टू मेक अ कंपोनेंट X 2370, सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 5.75 विद एन अश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई। ओके, तो मुझे मार्केट प्राइस दिया है और अगर मैंने ये परचेज किया तो मुझे मटेरियल कितने में मिलेगा वो दिया है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉस्ट इज गिवन बिलो। तो मुझे ब्रेकडाउन दे दिया है, मटेरियल का कितना है, लेबर का कितना है, तो वो सब मिला के 6.25 का खर्चा हो रहा है। तो व्हाट शुड यू डू, यू शुड बाय और यू शुड मेक। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट को भी इंक्लूड कर दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं आता है, वेरिएबल कॉस्ट को ही हम हमेशा डिसीजन मेकिंग में लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो फिक्स्ड कॉस्ट कंसिडर किया है वो निकालना पड़ेगा। तो मेरे लिए क्या आएगा, 2.75 आएगा, 1.75 आएगा एंड 0.50 आएगा। 2.75, 1.75, 0.50, ये जो मुझे आया ₹5, ये ₹5 I will be comparing with my market price 5.75. So obviously I'm paying more if I buy from the market, and if I make in my factory I'll be spending less. Sorry. Since the marginal cost per unit of 5 is lower than the market price of 5.75, it is recommended to मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट इन दी फैक्ट्री। ठीक है, अगर मेरा परचेज प्राइस कम हो गया, सिंस द परचेज प्राइस ऑफ 4.85 इज लोअर देन द मार्जिनल कॉस्ट, अगर कम हो गया, यहाँ पे बताया है ना सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वुड बी योर डिसीजन इफ सप्लायर ऑफर्स कंपोनेंट एट 4.85। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 5.75 जो था, इंस्टेड ऑफ दैट 4.85 हो गया। तो क्या करना है, तो 4.85 है, तो 4.85 5 से कम है, तो अब मुझे तब उस केस में क्या करना चाहिए, बाय कर लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन के बारे में है। तो समटाइम्स अ मैन्युफैक्चरर मे इंटेंड टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट to the existing product or products to utilize the idle capacity। ऐसे कैपेसिटी था तो उसे यूज़ करना है, या फिर existing product में एक और product ऐड करना है। To capture a new product or for some other purpose, in such a case, the manufacturer or management is interested in knowing the profitability of new product। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी यूज़ होगी, मेरा आइडल कैपेसिटी है तो वो पूरा यूटिलाइज हो जाएगा या कुछ बच जाएगा। मल्टीपल क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन में उनको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन के बेस पे हम डिसीजन लेंगे कि अगर कंट्रीब्यूशन वो प्रोडक्ट ऐड करने के बाद ज़्यादा है, ठीक है, तो हम वो प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। तो फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट ए मैन्युफैक्चर्ड बाय पंकज लिमिटेड। सो दे हैव गिवन मी सेल्स 2,50,000, direct material 1,00,000, direct wages 50,000, variable overheads 25 and fixed overheads 50,000. Company now proposes to introduce a new product B. कंपनी ऑलरेडी प्रोडक्ट ए में डील कर रही है, नाउ कंपनी इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट बी सो दैट सेल्स में बी इंक्रीज्ड बाय ₹50,000. देयर विल बी नो इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी आर डायरेक्ट मटेरियल दिया है 24,000, डायरेक्ट वेजेस दिया है 11,000 एंड ओवरहेड्स दिया है 7,000। ठीक है,
तो ये मेरा नया प्रोडक्ट अगर मैंने ऐड किया तो मेरा सेल्स कितने से इंक्रीज़ होगा और खर्चा कितने से कितना है वो यहाँ पे बताया है वेरिएबल कॉस्ट। तो प्रोडक्ट बी इंक्लूड करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है नॉट प्रॉफिटेबल है वो हमें बताना है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना दिया। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम में क्या करना है, सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट दैट विल गिव मी कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट दैट विल गिव मी प्रॉफिट। तो मैंने सारा जो भी मेरा क्वेश्चन में डिटेल्स था वो ले लिया। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन से लिया 1 लाख, डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन से ले लिया, वेरिएबल ओवरहेड्स क्वेश्चन से ले लिया, दैट इज गिविंग मी 1,75,000। सेल्स जो है वो 2,50,000, तो 2,50,000 माइनस 1,75,000 विल गिव मी कॉन्ट्रीब्यूशन 75,000। उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, वैसा ही सेम मैं मेरे प्रोडक्ट बी के लिए करूँगी। क्वेश्चन में सारा मुझे वेरिएबल कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन दिया है, ले लो वहाँ से, सेल्स दिया है, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। ठीक है, तो ये होने के बाद ये इतना हो गया, तो मुझे क्या प्रॉफिट आ रहा है, 8,000 मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो ये जो 8,000 प्रॉफिट है और यहाँ पे 25,000 प्रॉफिट है। तो अज्यूमिंग स्पेयर कैपेसिटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। 50,000 फिक्स्ड ओवरहेड्स है, वो तो मुझे अदरवाइज भी इनकर करना ही है, मैं प्रोडक्ट बी बनाऊँ या ना बनाऊँ, वो तो मेरा इनकर होने ही वाला है फिक्स्ड ओवरहेड्स। तो अगर मैंने ये प्रोडक्ट बी बनाया तो मुझे 8,000 का कंट्रीब्यूशन मतलब 8,000 का एडिशनल प्रॉफिट मिलेगा। तो सजेशन इज कि ये प्रोडक्ट बी जो है वो बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे फिक्स करने हैं, ऐसा ही मतलब मेरा मन हुआ कि मैं 10 रुपीज़ लगा दूँ, 12 रुपीज़ लगा दूँ, 20 रुपीज़ लगा दूँ, वैसा हम नहीं कर सकते। फिक्स्ड जो सेलिंग प्राइस है वो एक थरा प्राइस होना चाहिए। सो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक हेल्प्स फॉर फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑल्सो। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक असिस्ट मैनेजमेंट इन द फिक्सेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। Marginal cost of a product is the guiding factor in fixation of selling price. Generally, the selling price of the product is fixed at the level which not only covers marginal cost but also contributes something towards fixed cost. वो सिर्फ marginal cost cover नहीं कर रहा है but sometimes selling price जो है वो fixed cost को भी cover करता है. Hence, under normal circumstances, for a long period, fixation of selling price is done on the basis of total cost of sales. ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और टोटल कॉस्ट के बेसिस पे किया जाता है। तो उसके रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 6 है, पी कंपनी लिमिटेड हैज़ एन ओवरऑल पीवी रेशियो ऑफ 60%। मुझे पीवी रेशियो दे दिया है। व्हाट इज पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर पीवी रेशियो को मुझे निकालना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अगर मैं ये नॉर्मल समझने की कोशिश करूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स जो है ये मेरा पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, जो हमारा ये जीपी रेशियो होता था, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, वो ही मेरा पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। तो पीवी रेशियो इज नथिंग बट पीवी रेशियो दे हैव गिवन मी 60%, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 20 एंड व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो इजी है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कंट्रीब्यूशन मैं निकाल सकती हूँ, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन दैट विल गिव मी कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये मुझे दिया है 20 और ये भी मुझे नहीं पता है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगी, x माइनस 20 लिख दूँगी, राइट, या फिर 100 माइनस 20 लिख दूँगी, दैट विल गिव मी 100। ओके, और ये तो 60% मुझे दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये कैसे हो जाएगा, 60 इंटू 100 इक्वल टू 80। तो आप ये कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन मुझे मिल गया 60, 100 मैंने सेलिंग प्राइस एज्यूम किया। अगर मैं यही क्वेश्चन देखूँ तो 100 मैंने सेलिंग प्राइस एज्यूम किया है, तो 100 सेलिंग प्राइस एज्यूम किया है, तो कंट्रीब्यूशन मुझे कितना मिल गया, 60, राइट। कंट्रीब्यूशन मुझे 60 मिल गया। उसमें से मैंने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। 100 मेरा सेलिंग प्राइस है, 60% मेरा पीवी रेशियो है, तो 100 इंटू 60% आई एम गेटिंग 60 एज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। तो उसमें से 40 मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो जब भी मेरा सेलिंग प्राइस 100 है तभी वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 40।
जब भी मेरा सेलिंग प्राइस 100 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है 40, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, दैट विल गिव मी डिटेल्स ऑफ माई सेलिंग प्राइस, दैट इज 50 रुपीज़। ओके, let's go to next question, last question for this video lecture. Here we will be discussing whether we should enter into export market or we should continue with the home market. So a firm engaged in supplying goods in the home market and having surplus production capacity may think of utilizing it to meet export orders of a price lower than that prevailing in the home market. Such a decision is made only when local sale is earning a profit, that is when the fixed cost have already been recovered by the local sales. Correct, मेरा fixed cost जो था वो already local sales ने recover कर लिया है. So now whatever amount I am earning is surplus to me, I am ready to enter into my export market. In such cases, if the export price is more than the marginal cost, it is advisable to enter the export market. Any reduction in the selling price in local market to utilize the surplus capacity may adversely affect the normal local sales. However, dumping in the export market at lower price, even below marginal cost, in order to capture future market has no adverse effect on local sales. मुझे एक्सप्लेनेशन दिया है कि मुझे एक्सपोर्ट मार्केट में कब एंटर होना चाहिए. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. ये एक्सपोर्ट मार्केट के रिलेटेड ही है. दे आर आस्किंग यू वेदर वी शुड एंटर इनटू एक्सपोर्ट मार्केट और नो. So Indo-US company has a capacity to produce 5,000 articles but actually produced only 2,000 articles. उसके पास 5,000 articles है but वो प्रोडक्शन कितना हो रहा है, सिर्फ 2,000 articles का ही कर रहा है होम मार्केट में. मटीरियल दिया है 40,000 का कॉस्ट है उसका. वेजेस है 36,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड, वेरिएबल, एडमिन, सेलिंग एंड सेलिंग में भी फिक्स्ड और वेरिएबल का बाइफर्केशन दिया है. Home market can consume only 2,000 articles at a selling price of rupees 80 per article. Additional order for supply of 3,000 articles is received from a foreign customer at rupees 65 per article. Should this order be accepted or not? तो यहाँ पे होम मार्केट में कितना है, 2,000 आर्टिकल्स ही कंज्यूम होते हैं और वो सेलिंग प्राइस क्या है 80. एडिशनल ऑर्डर रिसीव हुआ है 3,000 आर्टिकल्स का फॉरेन मार्केट के लिए 65 रुपीज़ में. तो ये मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. कोई भी लेमैन होता तो वो ये सेलिंग प्राइस देख के ही मना कर देगा कि नहीं, हमें ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू मी ये प्रोडक्ट, ये जो एक्सपोर्ट मार्केट का जो भी हमें सेकंड ऑप्शन मिला है वो एक्सेप्ट करना चाहिए. द रीज़न इज़ कि ये जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे है 10,000 12,000, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट में इनकर करने ही वाली हूँ. अगर मैं एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर हो जाऊँ या नहीं हो जाऊँ वो तो मुझे करना ही है. तो अगर मैं एक्सपोर्ट मार्केट में एंटर होती हूँ तो ये जो 65 रुपीज़ है ये मुझे एडिशनल प्रॉफिट अर्न करने मिलेगा. So let us go through the solutions now. So present profitability 2,000 articles into 80 rupees will give me 1,60,000. उसमें से मैंने मार्जिनल कॉस्ट पूरा निकाल लिया और फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लिया. तो मुझे प्रॉफिट कितना मिला, मुझे प्रॉफिट मिला 8,000 रुपीज़. सिंस देर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 एट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ 2,000 आर्टिकल्स सोल्ड इन द होम मार्केट, फिक्स्ड कॉस्ट आर फुल्ली रिकवर्ड. फिक्स्ड कॉस्ट तो फुल्ली रिकवर्ड हो ही गए हैं मेरे. यहाँ पे डिटेल ही नहीं बताया है पर आपको यहाँ पे आगे भी कैलकुलेशन करके बताना रहेगा कि 65 रुपीज़ जो है वो आपको सेल्स आपका हो रहा है 65 इंटू 3,000 यूनिट्स आपका सेल्स उतना हो रहा है और आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो आपको लगेगा ही, पर जो फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ वो नहीं लगने वाला है. राइट. तो जो भी आपका बैलेंस 65 इंटू 3,000 65 इंटू 3,000 65 इंटू 3,000 1,95,000. उसमें से जो भी आप कॉस्ट निकालोगे, मार्जिनल कॉस्ट निकाले, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सरप्लस अमाउंट है. सो द एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑफ 3,000 आर्टिकल्स शुड बी एक्सेप्टेड. होप आपको ये वीडियो लेक्चर के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए हो. अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड आगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके
क्वेश्चन नंबर 18 तक एक और वीडियो लेक्चर मैं बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसे भी एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।